राजू ने दीवार से छलांग लगाई और कूदकर अंदर आ गया। इमारत की दीवार के पास आकर उसने इधर उधर देखा और जब उसे तसल्ली होती है कि उसे किसी ने नहीं देखा, तब उसने धीरे से खिड़की खोली और उसी रास्ते से अंदर आ गया। राजू पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो कुर्सी पर जा बैठा और आंखें बंद करके एक गहरी सांस छोड़ते हुए मन में सोचता है, पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। तंग आ चुका हूं। सोचा नहीं था कि इस बात का अंजाम इतना भयानक हो सकता है। आज तो बाल बाल बचा हूं, लेकिन पता नहीं अगली बार क्या होगा। ऐसे कई सवाल राजू के मन में उठ रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था राजू के साथ जो वो इतना परेशान था? वो किस अंजाम की बात कर रहा था और वो कौन था जिससे वो बचना चाहता था? राजू की शांत पानी की तरह बहने वाली जिंदगी में ये कैसी उथल पुथल मची हुई थी जिसने उसका चैन छीन लिया था। तो ये बात है साल 1987 की। राजू एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो फैक्ट्री बंद पड़ गई। राजू के घर की हालत तो पहले से ही काफी खस्ता थी और ऊपर से नौकरी जाने से उसकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अपनी बहन की शादी के लिए उसने एक साहूकार से कर्जा ले रखा था। उसका बोझ अलग से उसके ऊपर था। ऊपर से हर तरफ मंदी का माहौल होने से राजू को नई नौकरी मिलने में काफी मुश्किलें आ रही थी। काफी जतन करने के बाद उसे एक अस्पताल के मुर्दा घर में नाइट गार्ड की नौकरी लगी। राजू ये नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो हालात के आगे मजबूर था। चूंकि उसकी माली हालत काफी नाजुक थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे ये नौकरी करनी पड़ रही थी। मिलने वाले कम पगार में उसका गुजारा कैसे होता था ये सिर्फ वही जानता था। एक रात की बात है। राजू साइकिल से अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। रात को 11 बजे उसकी नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली थी। अस्पताल उसके घर से काफी दूर था और 11:15 पहले ही बज चुके थे। इसलिए जोर से पैडल मारते हुए वो साइकिल भगाए जा रहा था। रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था और आसपास घने पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। राजू तेजी से आगे बढ़ रहा था कि इतने में उसके साइकिल की चेन टूट गई। ये देख राजू को बड़ा गुस्सा आता है। वो झल्लाते हुए कहता है, धत तेरे की, एक तो पहले से लेट हूं, ऊपर से साइकिल की चेन टूटने से ड्यूटी पे पहुंचने में और देर हो जाएगी और चेन बनाने का खर्चा अलग से। गरीबी में आटा गिला। हे भगवान, सारे दुख और तकलीफें क्या तुझे मेरी ही झोली में डालनी थी? ऐसे ही बड़बड़ाते हुए और अपने नसीब को कोसते हुए राजू पैदल ही आगे बढ़ रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। आवाज सुनकर राजू रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक वयस्क आदमी खड़ा था, जिसे देखकर राजू हैरत में पड़ गया। राजू के मन में एक गुमनाम डर था, जिस कारण वो हकलाते हुए पूछता है, जी आप कौन हैं और अचानक कहां से आए? मैंने तो आपको यहाँ आते नहीं दिखा। राजू ने उस आदमी पर सवालों की बौछार कर दी। वो आदमी मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, ये सब सवाल फिजूल है। तुम बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। राजू उस अनजान आदमी को ऊपर से नीचे तक निहारता है। उसने कीमती लिबास पहना हुआ था, जो देख राजू हैरानी से पूछता है, मेरी मदद? लेकिन आपको क्यों लगता है कि मुझे मदद की जरूरत है और आप मेरी मदद क्यों करेंगे भला? वो अनजान आदमी कहता है, अपनी हालत देखो। देखने से ही पता चलता है कि तुम हालात के मारे हो। और रहा सवाल मुझे कैसे पता, तो वो तो तुमने खुद ही बता दिया जब तुम खुद से ही बातें करते हुए चल रहे थे। तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली। तो बताओ, अपनी इस तकलीफों भरी जिंदगी से निजात पाना चाहते हो? ढेर सारी दौलत कमाने का मौका मैं तुम्हें देता हूँ। राजू पूछता है, क्या करना होगा मुझे? वो अनजान आदमी कहता है, ये काम मुश्किल जरूर है, पर अगर मेरे बताए इस रास्ते पर चलोगे तो इसका इनाम भी उतना ही बड़ा मिलेगा। राजू गौर से सुनने लगा। उस आदमी ने आगे बताया, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक जंगल है। वो जंगल ज्यादा घना नहीं। उस जंगल के दक्षिण दिशा की तरफ एक छोटी सी पहाड़ी है।
वो कोई आम पहाड़ी नहीं, उस पहाड़ी में एक सुरंग बनी हुई है जो केवल पूर्णिमा और अमावस की रात को ही खुलती है। उस सुरंग के अंदर एक झोटिंग रहता है। उस आदमी को बीच में ही टोकते हुए राजू पूछता है, झोटिंग, ये क्या होता है? तब उस आदमी ने समझाया, ये भूत पिशाच और जिन की तरह होते हैं, जिसे हर अमावस और पूर्णिमा को इंसानी मांस या फिर अंगों का भोग चढ़ाना पड़ता है, जिससे खुश होकर वो भोग चढ़ाने वाले को सोने के सिक्कों से नवाजता है। तो बोलो, क्या तुम कर पाओगे ये काम? कमाना चाहोगे ढेर सारी दौलत? ये सब सुनकर पहले तो राजू डर गया, और जब उसे पता चला कि वो आदमी कई सालों से यही काम करके इतना अमीर बना है, तब वो सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस अनजान आदमी ने कहा, सोच क्या रहे हो? ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। राजू के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या इस आदमी की बात मान लेनी चाहिए? अगर इसकी बात सच निकली तो इस जिल्लत भरी जिंदगी से निजात मिलेगी। जेब में पैसे होंगे तो मेरी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्या करूं? मान लूं इसकी बात? थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजू कहता है, मैं तैयार हूं, मुझे करना क्या होगा? वो आदमी शातिर मुस्कान के साथ अपनी जेब से एक बड़ा सा सिक्का निकालते हुए कहता है, ऐसे नहीं, पहले तुम्हें अपनी खून की मोहर इस सिक्के पर लगानी होगी। केवल तभी तुम इस काम के लिए काबिल हो जाओगे। इस मोहर को तुम्हें उस झोटिंग को दिखाना पड़ेगा। उससे कहना कि तुम उसके खिदमतगार हो, और उसके बाद इंसानी मांस या फिर इंसानी अंगों का भोग उसे चढ़ाना होगा। तब जाकर वो तुम्हें सोने के सिक्के भेंट देगा। राजू ने अपनी उंगली पर एक कट लगाया और अपने खून की बूंद से उस सिक्के पर मोहर लगाई। फिर वो मोहर उस अनजान आदमी ने राजू को सौंप दी और कहा, आज से तुम उसके खिदमतगार हो। हर पूर्णिमा और अमावस को उसे भोग चढ़ाना मत भूलना। और हाँ, एक बात याद रखना, उसकी आंखों में कभी मत देखना, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। इतना बोलकर वो आदमी वहां से तुरंत चला गया। राजू उसे देखता ही रह गया। वो सोच में पड़ चुका था कि एक अनजान आदमी ने ऐसे ही उसकी मदद करनी चाहिए, या फिर इसके पीछे कोई बात है। ये सोचते हुए राजू वहां से चला गया। 2 दिन बीत गए और आने वाली पूर्णिमा को उसे शहर से दूर उस जंगल वाली पहाड़ी पर जाना था, और वहां जाकर उस झोटिंग को चढ़ावे के तौर पर इंसानी मांस चढ़ाना था। राजू अब सोच में पड़ गया था। अमीर बनने की फिराक में उसने उस अनजान आदमी से सौदा तो कर लिया, जिसका सबूत वो खून की मोहर वाला सिक्का था, जिस वजह से अब वो पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए वो सोच रहा था कि चढ़ावे का इंतजाम कैसे किया जाए। तभी उस मुर्दा घर का जो इंचार्ज था, उसने राजू को अपने केबिन के अंदर बुलाया और बताया कि पोस्टमार्टम हो चुकी 2 लाशें डीप फ्रीजर में रखने जब अस्पताल के कर्मचारी आएंगे, तब उन्हें ये चाबी दे देना। इंचार्ज ने राजू को चाबी सौंपी और वहां से निकल गया। राजू के दिमाग में शैतानी मंसूबे पकने लगे। मुर्दा घर में रोज कई ऐसी लाशें आती थी जिन पर दावा करने वाला कोई नहीं होता। ऐसी लाशों का बाद में अंतिम संस्कार कर दिया जाता। अब राजू को पता था कि क्या करना है। उसने इंचार्ज ने दी हुई चाबी की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। अक्सर रात के वक्त अस्पताल में कम स्टाफ होता और मुर्दा घर में राजू के अलावा कोई नहीं रहता। सब कुछ राजू के मन मुताबिक हो रहा था। आज पूर्णिमा की रात थी। राजू ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजे का लॉक खोला। उसने ग्लव्स पहन लिए और जो लावारिस लाशें थी, उनमें से एक लाश को सर्जरी के समय इस्तेमाल किए जाने वाले स्कैपल्स और सीजर्स की मदद से काटा और उसके अंदर के प्रत्यंगों को निकालकर एक प्लास्टिक की बैग में भर दिया। रात के 12 बज रहे थे। वक्त हो चुका था। राजू खिड़की खोलकर वहां से बाहर आया। उसने चुपके से अपनी साइकिल निकाली और चल पड़ा उस पहाड़ी की ओर। राजू अब जंगल के शुरुआती छोर पर खड़ा था। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। बस जंगल में मौजूद निशाचर प्राणियों की आवाजें उस शांति को भंग कर रही थी। राजू दक्षिण दिशा में बसी उन पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। जंगल ज्यादा घना नहीं था,
पर इतनी रात को, और वो भी अकेले उस जंगल में घूमना, इस बात से ही राजू के पसीने छूट रहे थे। वो काफी देर से एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा था। एक ख्याल उसके मन में ये भी आया कि कहीं उस अनजान आदमी ने उसे बेवकूफ तो नहीं बनाया, लेकिन अब आगे बढ़ने के सिवाय वो और कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि ड्यूटी के दौरान यहाँ आकर उसने बहुत बड़ा जोखम उठाया था। राजू थोड़ा आगे आया, तभी उसे दूर एक पहाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे यकीन हो गया कि उस आदमी ने सच कहा था। राजू उस पहाड़ी के नीचे खड़ा था। उसने अपनी साइकिल एक तरफ रखी और वो खून से सना बैग लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ा ऊपर आने पर उसे एक रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते पर चलते हुए राजू को आगे एक सुरंग जैसी गुफा दिखाई दी। राजू पहाड़ी में बनी उस गुफा के अंदर आया। राजू अभी 3-4 कदम ही चला होगा कि वो किसी चीज से टकराया। राजू ने ध्यान से देखा तो वो गुफा बंद थी। राजू खुद से कहता है, ये क्या, ये गुफा तो बंद है। उस आदमी ने तो कहा था कि गुफा पूर्णिमा की रात को खुलती है, लेकिन ये तो बंद है। अब क्या करूं? खाली हाथ वापस भी नहीं जा सकता। तभी राजू के दिमाग में आता है कि उस गुफा को खोलने का जरूर कोई रहस्यमय तरीका होगा। वो उस गुफा की दीवार को छूकर उसका परीक्षण कर रहा था कि तभी उसे उस दीवार पर एक आकृति बनी नजर आई। वो आकृति एक बड़ी सी आंख की थी, जिसकी पुतली के अंदर एक खोखली जगह बनी हुई थी। राजू के दिमाग की बत्ती जली और उसने वो मोहर वाला सिक्का अपनी जेब से निकालकर उस पुतली वाली जगह पर चिपका कर कहा, क्या ये इतना आसान हो सकता है? राजू के बस इतना कहने की देर थी कि तभी उस गुफा की दीवार 2 हिस्सों में बंटकर खुल गई। और अंदर दीवार पर टंगी हुई मशालें एक एक करके अपने आप जल उठी। ये चमत्कार देख राजू की आंखें खुली की खुली रह गई। राजू ने एक मशाल उठाई और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। मन में एक गुमनाम डर पनप रहा था। आगे जाने क्या होगा? आगे सीढ़ियां बनी हुई थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। राजू सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। वो पूरी जगह अंधकार में डूबी हुई थी, और ताज्जुब की बात तो ये थी कि उस मशाल की रोशनी भी राजू तक ही सीमित थी। राजू ने ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था कि आगे किसी बड़े से सिंहासन पर कोई बैठा है, जिसका आकार सामान्य व्यक्ति से कई गुना ज्यादा होगा। राजू को बस उसके शरीर की धुंधली बनावट नजर आ रही थी, जो किसी राक्षस की तरह लग रही थी। राजू समझ गया कि यही वो झोटिंग है। राजू को देख उस झोटिंग की आंखें चमक उठी। राजू को याद आया कि उसकी आंखों में नहीं देखना है। तभी वहां एक बुलंद आवाज गूंजती है, कौन है जिसकी मौजूदगी मेरे जहन पे छा रही है? ये किसकी महक है जो मेरे नथुनों को फुला रही है? बताओ कौन हो, नहीं तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। राजू झट से अपने घुटनों पर बैठकर वो मोहर लगा सिक्का दिखाते हुए कहता है, मैं हूं आपका नया खिदमतगार। झोटिंग अपने सिंहासन पर आराम से बैठते हुए कहता है, ओह, तो तुम नए बंदे हो। बताओ क्या पेश कर रहे हो? राजू ने बैग से लाश के अंदरूनी अंग निकाले और उस झोटिंग के सामने एक बड़ी सी थाली में रख दिए। झोटिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और उन अंगों को कच-कच करके खाने लगा। फिर झोटिंग ने खुश होकर उसे सोने से सिक्कों से भरी एक थैली दी। राजू ने उस थैली को उठाया और नजरें नीची रखते हुए वहां से बाहर चला आया। राजू गुफा के बाहर आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, तब तक गुफा का द्वार बंद हो चुका था। उसने तुरंत उस थैली को खोलकर देखा तो उसमें चमचमाते सोने के सिक्के थे, जिसकी चकाचौंध उसकी आंखों में नहीं समा रही थी। उसने सिक्कों वाली थैली अपने जेब में डाली और साइकिल उठाकर वापस अस्पताल लौट आया। तब तक रात के 3 बज चुके थे। सुबह अपनी शिफ्ट खत्म करके राजू घर लौटा। अब सवाल था कि इन सोने के सिक्कों को कहां पर बेचा जाए। तब उसने सोचा कि जिस साहूकार से उसने कर्जा ले रखा है, क्यों ना उसे ही ये सिक्के बेचे जाए। कर्जा भी चुकता हो जाएगा और पैसे भी मिलते रहेंगे। राजू का यह फैसला काफी हद तक सही था,
क्योंकि साहूकार लालची आदमी था। उसे बस पैसों से मतलब था, फिर चाहे वो किसी भी रास्ते से आए। दोपहर को राजू हीरालाल साहूकार से मिलने पहुंचा और उसने हीरालाल के साथ सोने के सिक्कों का सौदा किया। राजू के पास 24 कैरेट शुद्ध सोने के सिक्कों से भरी थैली देख हीरालाल की आंखें लालच से लबालब भर जाती है। उसने सोने के सिक्कों के बदले राजू का पिछला सारा कर्जा माफ कर दिया और उसके ऊपर उसे कुछ पैसे भी दिए, जो काफी कम थे, लेकिन कर्जा चुकता हो गया है। इस खुशी में राजू ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राजू रात को अपनी ड्यूटी पर वापस आया। सब कुछ ठीक था, किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। ये देखकर राजू मन ही मन में खुशी से उछल रहा था। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और अमावस की रात आई। राजू ने फिर से एक बार एक और लावारिस लाश के अंदरूनी अंग निकाले और पहाड़ी में बसने वाले उस झोटिंग को भोग चढ़ाए। झोटिंग ने खुश होकर राजू को फिर से सोने के सिक्के दिए, जिसे उसने उसी साहूकार हीरालाल को बेच दिए। पिछली बार की तरह इस बार भी हीरालाल ने उसके साथ धोखा करते हुए उसे सोने के सिक्कों के बदले कम पैसे दिए। लेकिन ये बात राजू के समझ में नहीं आ पाई। उसने 2 बार कामयाबी से लाशों के अंग निकालकर उस झोटिंग को चढ़ाए, लेकिन इस बात का पता किसी को ना चल पाया, जिससे राजू की हिम्मत बढ़ने लगी। अब वो हर पूर्णिमा और अमावस को मुर्दा घर में आने वाली लावारिस लाशों के अंग निकालता और उसे झोटिंग को दे देता, जिसके बदले में उसे सोना मिलता। अब की बार राजू सोना बेचने हीरालाल के पास आया। तब हीरालाल ने इस बार भी चालाकी करते हुए उसे सोने के बदले कम रकम देनी चाहिए, लेकिन राजू ने उसकी चालाकी पकड़ते हुए पैसे बढ़ाकर मांगे। हीरालाल को गुस्सा तो बहुत आया। उसने सोचा कि ये फटीचर राजू, जिसकी मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं, आज वो मुझसे होशियारी कर रहा है। उसने राजू को कड़क लहजे में समझाना चाहा, लेकिन राजू ने भी साफ कह दिया कि एक अकेला वही नहीं है, इस शहर में और भी कई साहूकार और सोने के व्यापारी है जो उसे अच्छी कीमत देने के लिए तैयार है। हीरालाल ने सोचा कि अपने हाथ से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कहीं निकल ना जाए, इसलिए अपने मुंह पर बनावटी हंसी लाते हुए उसने मीठी जुबान में कहा, अरे राजू बेटा, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो यूं ही हल्का फुल्का मजाक कर रहा था। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए हीरालाल ने उसे अच्छी कीमत देनी शुरू कर दी। दिन बीत रहे थे। राजू की माली हालत अब पहले से काफी ज्यादा सुधर चुकी थी। उसने सोचा कि मुर्दा घर की नाइट गार्ड की नौकरी छोड़कर कोई बिजनेस वगैरह किया जाए, लेकिन फिर झोटिंग के लिए चढ़ावे का इंतजाम करने की दिक्कत हो जाती, इसलिए वो उसी नौकरी पर टिका रहा। राजू हर पूर्णिमा और अमावस को सोने के सिक्के लाता और अगले दिन उसे हीरालाल को बेच देता। दोनों कमा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को आम से ज्यादा गुठलियां गिनने का शौक होता है। हीरालाल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वो जानना चाहता था कि इतना शुद्ध, इतना खालिस सोना हर बार राजू कहाँ से लाता है। उसे शक था कि राजू के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जरूर राजू के हाथ कोई जादुई चिराग या फिर अली बाबा की गुफा जैसी कोई चीज लगी होगी। हीरालाल ये राज जानने के लिए बेताब था। उसने कई बार राजू से इस बारे में पूछा, लेकिन राजू हर बार चालाकी करते हुए या तो बात को टाल देता या फिर बताने से मना कर देता। पर उसे किसी भी हालत में राजू का यह सीक्रेट जानना था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। एक तरफ जहां हीरालाल को राजू का राज जानना था, तो दूसरी तरफ राजू के कारनामे सबके सामने खुलने की नौबत आने वाली थी। अस्पताल प्रशासन को पता चल गया था कि मुर्दा घर में लाशों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को अपने कर्मचारियों पर शक था कि एक या फिर अधिक लोग इस मानव अंगों की हेराफेरी में शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। अब मुर्दा घर से डेड बॉडीज के अंग निकालना काफी मुश्किल था और राजू को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर एक भी पूर्णिमा या अमावस को वो चढ़ावा चढ़ाने से चूकता है तो झोटिंग उसे अपना आहार बना लेगा। राजू की मुसीबतें बढ़ रही थी। इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर काफी दबाव था। उन्हें हर हालत में दोषियों को पकड़ना था। पूर्णिमा की रात आ गई। राजू ने कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई।
क्योंकि इस बार पुलिस चौकन्नी हो चुकी थी। मुर्दा घर के बाहर एक हवलदार हमेशा पहरे पर रहता, इसलिए वो चाहकर भी लाशों के अंग नहीं चुरा पाया। लेकिन उसे झोटिंग को कुछ ना कुछ तो चढ़ाना ही था। उसने कुछ सोचा और उसी पर अमल करने वाला था। राजू गुफा के अंदर आया। अंदर झोटिंग उसकी राह देख रहा था। राजू ने उसके चढ़ावे को थाली में रख दिया। झोटिंग ने उसे सूंघ कर देखा और थाली को हवा में उड़ाते हुए राजू की तरफ उछाल दिया। झोटिंग की आंखें गुस्से से लाल पीली होकर चमकने लगी। उसने भारी आवाज में कहा, मेरे साथ इस तरह का वाहियात मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते नहीं, इस बात के लिए मैं तुम्हें कड़ी सजा दे सकता हूँ। राजू डरते हुए कहता है, माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मेरे आका। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार इंसानी अंगों का बंदोबस्त मैं नहीं कर पाया, इसलिए मुझे मजबूरी में ये बकरे का मांस लाना पड़ा। झोटिंग गुस्से से उबलते हुए कहता है, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने हमें इतना मामूली समझा। अब सजा के तौर पर मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। राजू थरथर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे इस बार माफ कर दे मेरे आका। इस गलती का खामियाजा अगली बार मैं आपको एक जिंदा इंसान देकर चुकाऊंगा। राजू की इस बात से झोटिंग शांत होकर मान गया और उसने राजू को सही सलामत जाने दिया। लेकिन अपनी जान बचाने के चक्कर में डर के मारे राजू ने कुछ ऐसा बोल दिया था जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। वादा करते वक्त वो भूल गया था कि वो क्या बोल रहा है। किसी इंसान की बलि चढ़ाने का वादा करके राजू अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। जब राजू वापस अस्पताल लौट रहा था, तब उसे एहसास हुआ कि कोई बहुत देर से उसका पीछा कर रहा है। राजू ने अपनी साइकिल रोकी और ध्यान से देखने लगा। राजू को पेड़ के पीछे किसी की परछाई नजर आई। राजू उस तरफ बढ़ा, लेकिन वो परछाई जल्दी से झाड़ियों में कहीं गुम हो गई। राजू सोच रहा था कि कौन हो सकता है जो उस पर नजर रख रहा है। ये सोचते हुए राजू वापस अस्पताल लौटने लगा कि तभी वहां पुलिस आ पहुंची। राजू डर गया और तेजी से साइकिल के पैडल मारते हुए भागने लगा। पुलिस जीप राजू का पीछा कर रही थी और राजू अपनी जान बचाकर भाग रहा था। भागते हुए राजू थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच गया। राजू ने दीवार से छलांग लगाई और अंदर कूद गया, और जब उसे तसल्ली होती है कि उसे किसी ने नहीं देखा, तब उसने धीरे से खिड़की खोली और उसी रास्ते से अंदर आ गया। राजू पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो कुर्सी पर जा बैठा। राजू अतीत की यादों से बाहर आया। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो सोच रहा था कि काश उस रात उसने उस अनजान आदमी की बात ना मानी होती, तो वो आज ऐसी परिस्थिति में ना फंसा होता। सुबह हो गई। अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके जब राजू अपने घर पहुंचा, तब उसने देखा कि उसके घर के बाहर पुलिस जीप खड़ी है। उसने एक पेड़ के पीछे छुप कर देखा तो पुलिस उसके घर वालों से पूछताछ कर रही थी। राजू डर गया। उसे लगा कि पुलिस को उस पर शक हो गया है, इसलिए वो अब अपने घर नहीं जा सकता था। राजू वहां से भाग निकला। वो सोच रहा था कि कहाँ जाए, क्योंकि पुलिस उसे हर संभव जगह ढूंढती। राजू भाग रहा था कि तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला। उसके अंदर हीरालाल बैठा हुआ था। उसने राजू को अंदर आने के लिए कहा। हीरालाल ने उसे अपने गोदाम में छुपा दिया। हीरालाल से उसे इस दरियादिली की उम्मीद तो नहीं थी। राजू के मन में कई सवाल थे, लेकिन हीरालाल ने उसे पीने के लिए चाय दी और उसे शांत करते हुए कहा, तुम जितने दिन चाहो यहाँ छुपकर रह सकते हो, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे सोने के सिक्कों का रहस्य बताना होगा। अब राजू को उसकी दरियादिली की असली वजह समझ में आई। राजू खामोश रहता है, कुछ नहीं कहता। वो सोच रहा था। उसे यूं सोचता हुआ देख हीरालाल कहता है, ज्यादा सोचो मत राजू, तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। एक मैं ही हूं जो तुम्हें इन सब झमेलों से बचा सकता हूं। राजू कश्मकश में पड़ चुका था। उसके एक तरफ पुलिस के शिकंजे का कुआं था, तो दूसरी तरफ झोटिंग के खौफ की खाई। इसलिए उसे ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है। उसने बताया कि कैसे वो लाश के अंदरूनी अंग निकालकर उन्हें शहर के बाहर जंगल के पास वाली पहाड़ी में बनी
एक गुफा के अंदर रहने वाले झोटिंग को चढ़ाता है, जिससे वो खुश होकर उसे सोने के सिक्के देता है। राजू की ये बात सुनकर हीरालाल दंग रह गया। उसे राजू पर थोड़ा बहुत शक तो था, जो आज यकीन में बदल गया। साथ ही साथ उसे ये भी पता चला कि राजू ही वो शख्स है जिसे पुलिस मानव अंगों की हेराफेरी के सिलसिले में ढूंढ रही है। राजू उसे और भी कुछ बताना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी पलकें भारी होने लगी। उसे अचानक नींद आने लगी और वो सो गया। जब राजू को होश आया तब उसने अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ पाया। पुलिस को देखकर उसके होश उड़ गए। अब वो भाग भी नहीं सकता था। पुलिस ने राजू को मानव अंगों की हेराफेरी के जुर्म में पकड़कर जेल में डाल दिया। पुलिस की मार से डरकर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जेल में राजू से मिलने हीरालाल आया था। जब राजू को पूछताछ के लिए कमरे के अंदर ले जाया जा रहा था, तब उसने दरवाजे के पीछे से हीरालाल को एक पुलिस वाले से हाथ मिलाते हुए देख लिया। अब राजू की समझ में पूरा खेल आ चुका था। उसे अचानक नींद नहीं आई थी। वो हीरालाल था जिसने उसके चाय में नींद की गोलियां मिलाई थी। नींद आने से पहले की कुछ धुंधली तस्वीरें उसकी आंखों के आगे उभरने लगी कि हीरालाल ने ही पुलिस को वहां बुलाकर राजू को पकड़वाया था। पुलिस को राजू पर केवल शक था, क्योंकि अस्पताल के बाकी कर्मचारियों की तरह वो भी शक के दायरे में था। हीरालाल ने ही सारा नाटक रचाया था और वो हीरालाल ही था जिसने पुलिस को राजू के जुर्म की खबर देते हुए उसे फंसाया। और तो और उस रात जिस परछाई को राजू ने देखा था, वो भी हीरालाल ही था, जो उसका राज जानने के लिए राजू का पीछा कर रहा था। इतना बड़ा धोखा। राजू के मन में बदले की आग जल रही थी। जब हीरालाल राजू से मिलने आया तब वो बहुत ज्यादा दुखी होने की नौटंकी करने लगा और उसे जेल से जल्दी छुड़ाने के वादे करने लगा। पर राजू अब उसकी असलियत जान चुका था। हीरालाल जब वापस जाने लगा तब राजू ने उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाते हुए कहा, रुकिए हीरालाल जी, एक जरूरी बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। हीरालाल को वो बात जानने की उत्सुकता होने लगी। राजू अपने जेब से वही मोहर वाला सिक्का निकालते हुए कहता है, इस सिक्के पर अपने खून की मोहर लगाना जरूरी है। आने वाली अमावस को जब आप उस झोटिंग से मिलने जाएंगे तब आप इस मोहर को उसे दिखा देना। कहना कि आप उसके नए खिदमतगार हैं और ये भी कहना कि आपको राजू ने अपना कर्ज उतारने भेजा है। फिर देखना वो खुश होकर आपको इनाम में क्या क्या देता है। हीरालाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उछलते हुए वहां से चला गया। राजू के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान उभर आई। अमावस की रात आई। राजू के कहे मुताबिक हीरालाल ने सिक्के पर अपने खून की मोहर लगाई। हीरालाल गुफा के अंदर आया। झोटिंग उसके सामने था। हीरालाल ने मोहर दिखाते हुए कहा, जी मैं हीरालाल आज से आपका नया खिदमतगार हूँ और राजू ने मुझे अपना कर्ज उतारने भेजा है। राजू का एक जिंदा इंसान देने वाला वादा पूरा हो गया, जिसके बाद झोटिंग की हंसी सुनाई देती है। और उसके अगले ही पल हीरालाल की चीख गुफा में गूंज उठती है। ज्यादा लालच राजू और हीरालाल दोनों को ले डूबा। राजू को कैद मिली और हीरालाल को इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्ति। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है।